हेलो एवरीवन। तो कैसे, आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो फाइनली अब हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो पे, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग और साइंस के बारे में, यानी कि रीजनिंग और साइंस का कैसा पैटर्न रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन है। वैसे उनका मैंने बेसिकली तो बता दिया है, बेसिक से क्या क्या क्वेश्चन थे, बट उसका थोड़ा डीप एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि आपने मुझे और भी फोर्स किया कि भाई प्लीज़ रीजनिंग और साइंस का और करा दो, क्योंकि मैंने अभी मैथ का कराया था। अगर आपने इससे पहले और भी वीडियोज़ नहीं देखे तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको, अरे घबराओ नहीं, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपसे बोलूँगा, आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। वो तो आपने मेरे बिना कहे ही कर रखा है। तो आपने मेरा इतना सपोर्ट दिया, मेरी वीडियोज़ का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो मैं आपको लास्ट तक अच्छे से तैयारी कराऊंगा और अपनी ओर से जो भी होगा 100% दूंगा। और आज की वीडियो के बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा कि आप एनजाइटी से लास्ट टाइम में कैसे बचते हैं, हाउ टू ओवरकम एनजाइटी, यानी कि एनजाइटी से कैसे बचा जाए, और आप किस प्रकार से अपना मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें ताकि आप अच्छा से स्कोर कर पाएँ। कि मतलब पैटर्न क्या होना चाहिए आपका मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो इन सब वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूँगा। आज तो फिलहाल उसके बारे में बात करूँगा। और मैं आपको एक रीजनिंग के वो भी बता दूँ। आप पूछ हाँ, तो आप पूछ रहे थे कि भाई टेक्स्ट बुक वो वाले टेस्ट नहीं मिले, तो मैं पहले बता दूँ, अगर आपके पास प्रो टेक्स्ट बुक का पास है तो भी आपको वे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। और अगर पास है तो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे वो रीजनिंग के टेक्स्ट बुक से वो रीजनिंग वाले सेट खोलने हैं और कैसे उनको अटैम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो मैं सब आपको दिखा दूंगा इसी में। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं आगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम रीजनिंग का एनालिसिस, यानी कि रीजनिंग में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। डीप एनालिसिस करने वाले हैं हम की बार। पहले तो मैंने और रफली बता दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं रीजनिंग एनालिसिस, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने थे 25। वो तो सभी आपको पता है, बार बताना, मैं बस आपको रफली वैसे आइडिया 20 से 21 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि वन टाइम में आप अटैम्प्ट कर सकते हो, या एक दो कम भी रह जाएँ तो आप मेरे माइंड नहीं करना। लेकिन 20 और 18 से 20 के बीच आप क्वेश्चन वन टाइम में अटैम्प्ट कर सकते हो। 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो स्किप करने होते हैं फर्स्ट टाइम में, आप उन्हें स्किप करके जाना, उन्हें बिल्कुल भी टच मत करना, ठीक है। जो और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको थोड़े बता दूँगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है सिंबल, नेम और लेटर क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें STEB ऐसे करके 4-5, फिर इस टाइप से सिंबल बना देगा, फिर वन लेटर भी बोलेगा, फिर बोलेगा कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिससे ठीक पहले आपका प्रतीक हो और ठीक बाद एक अक्षर हो, या उससे ठीक पहले एक अक्षर हो और ठीक बाद एक प्रतीक हो, या उससे ठीक पहले एक अक्षर हो बाद में भी एक अल्फ़ाबेट ही हो, ठीक है। इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है, आप उसे देखना। इस टाइप के दो क्वेश्चंस तो थे पक्का, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बता दी थी। दो से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम। दो क्वेश्चन तो है ही हैं बिल्कुल, क्योंकि एक में 10 पर्सन्स को बैठा रहता है, एक में 8 पर्सन्स को बैठा रहता है। तो ठीक है, ये इसमें कैसे बैठाता है कि एक 10 पर्सन है, 5 पर्सन तो साउथ की तरफ को मुँह करके बैठे हैं और 5 पर्सन नॉर्थ की तरफ को मुँह फेस करके बैठे हैं। तो उनको आपको अरेंज में लगाना होता है। वो पहले बोल देता है कि ए से लेके बी, ए से लेके ई 5, यानी कि 5 तो नॉर्थ इसके साउथ की तरफ को डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, और पी से लेके STT तक वो ऊपर की तरफ को फेस करके बैठे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या होता है, जैसे जो साउथ की तरफ को मुंह बैठे हैं उनका लेफ्ट तो इधर हो जाएगा और उनका राइट इधर हो जाएगा, और जो नॉर्थ की तरफ है उनका बेसिकली, अगर आपका जैसे आप ऊपर को देख रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से करके प्रैक्टिस कर लेना उस टाइम में, और अच्छे से एफर्ट करके आप इजीली कर सकते हो। और आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या था। ये मैंने लिखा हुआ है बाएँ दाएँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो था आपका वो था इस टाइप के क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिलेशन एक्स का कोई एक नंबर है एक्स, उसका रिलेशन 9 से है, कोई नंबर 11 है, उसका रिलेशन वाई से है। तो मैंने इसका पहला ऑप्शन ही सेट ऐसा कराया जिसका आंसर पहले ही, यानी कि 7 से 9 बन रहा है, 7 में 2 जोड़ दिया 9 हो गया। तो वाई क्या होना चाहिए जिसमें हम, तो वाई ऐसा क्या होना चाहिए जिसमें हम 11 में जोड़ दें तो वो भी वही हो जाए, क्योंकि 2 का रिलेशन में तो 11+2 ही करना होगा, तभी आपका 13 आएगा। तो इस प्रकार से मैंने पहला ऑप्शन ही ऐसा सेट करा था जो आप इजीली, बाकी वरना आप एक दोनों तीनों ऑप्शन को चेक कर लेना। इसका यही मेथड है करने का, वैसे तो बेसिक मेथड है, मतलब यही वाला करने का। बाकी तो बहुत मेथड होते हैं, उन्हें आप रहने देना, ठीक है। तो और आगे देखते हैं। हाँ, और फोर्थ टाइप के क्वेश्चन जो थे वो थे
ये बोला था जैसे राइस को हम लिख सकते हैं 3579 और होम को लिख सकते हैं 2467। तो इसमें ई का कोड पूछेगा जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या कॉमन है ई, ठीक है, इन दोनों में ई कॉमन है। और सेम एज इस तरफ से क्या कॉमन है, दोनों में 7 कॉमन है, तो ई का क्या लिख सकते हैं हम, ई को लिख सकते हैं 7। इस टाइप से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक इस तरफ से रीजनिंग का भी क्वेश्चन था कि आई एच जे आई के जे से रिलेशन, तो इसमें क्या होगा, आई से जे जा रहा है, जे से के जा रहा है, एच से आई जा रहा है, जे जा रहा है, तो हिसाब से ऑप्शन में आपको वही ऑप्शन देखना पड़ेगा जो इस तरह से सेट कर रहा होगा। जैसे ए ले लेता हूँ मैं, ए से यहाँ बी होगा, उसमें यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे कोई डी होगा तो यहाँ पे ई होगा और सी के बाद एफ होगा। इस तरह से कोई रिलेशन बन रहा होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं आगे नंबर सीरीज़ के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज़ कोई मिसिंग नंबर दे देगा कोई, या बीच में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। अल्फ़ाबेट सीरीज़ 2 से 3 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज़ में देगा, ए बी सी, सी से फिर डी ई एफ, इस तरह से कुछ भी सीरीज़ दे सकता है जो आप एग्जाम के मूड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वो एक ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन वो भी कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, इस टाइप से ऐसे कुछ भी रिलेशन दे देगा, वो आपको कर लेना है, ठीक है। और एक डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन तो आएगा, वो क्वेश्चन मॉडरेट था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उसके बारे में अभी पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किस टाइप से वो अटैम्प्ट था। ए का जैसे ए से इस पॉइंट से चला, ए इधर गया, फिर इधर गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, और फिर उसी दूसरे पॉइंट से उसके 20 मीटर कोई पूर्व में पॉइंट था, वहाँ से पी चला, पी ऐसे जाता है, मतलब बिल्कुल यहीं आ जाता है, इसके इतना गैप रह जाता है। उसमें आंसर में मुझे याद है 49 आंसर था जो पूर्व डायरेक्शन में था, थोड़ा थोड़ा ऐसा मुझे थोड़ा आइडिया है, ठीक है। ये डायरेक्शन डिस्टेंस का होगा। अब एक पजल्स की बात कर लेते हैं, पजल का क्वेश्चन। पजल से यानी कि 2 क्वेश्चंस थे पजल से 2 क्वेश्चंस इस प्रकार से थे। क्वेश्चंस को बता मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे कि 6 मंजिला इमारत है, 1 से लेकर 6 तक डिनोट की गई है। ए उसके ऊपर रहता है, बी उसके नीचे, ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। इस तरह से क्वेश्चंस दिया गया था, उसे आप इजीली सोल्व कर लोगे पजल के। और एक दिया था मंडे से संडे वाला दिन, यानी कि 6-7 दिन है, उसमें कोई व्यक्ति आता है जाता है और वो इस दिन आ रहा है, वो इस दिन जा रहा है, पी और क्यू इसके बीच में जा रहे हैं, तो कौन सा व्यक्ति किस दिन आएगा, बेसिकली यही क्वेश्चन था। तो बेसिकली ये तो था रीजनिंग एनालिसिस। अब हम आगे अपने साइंस का डीपली एनालिसिस करते हैं, साइंस में क्या पूछा था। तो यह BSED एनालिसिस यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एनालिसिस। साइंस के 30 से 35 क्वेश्चंस लेकर चल सकते हो, क्योंकि साइंस का काफ़ी अच्छा वेटेज था और 15 से 20 क्वेश्चन आप 15 क्वेश्चन आप बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, सेफ्टी और इन सब के लेके चल सकते हो, ठीक है। तो पार्ट बी में 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के भी थे। और हाँ, एक और बात है, जो ट्रेड था ना पार्ट, उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के थे। वो मैं आगे बताऊँगा किस टॉपिक से साइंस के क्वेश्चन थे वो मोस्टली, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेशन की बात करते हैं। बेसिक कैलकुलेशन में क्या क्या क्वेश्चन थे। परसेंटेज एरर से एक क्वेश्चन था। परसेंटेज एरर ऐसे दिया था जैसे कोई एमीटर है, एमीटर वो जो 7.5 एम्पियर तक मीजर कर सकता है, यानी कि इतनी उसकी लिमिट, उसकी एक्यूरेसी इतने तक मीजर करता है। उसकी डायमेंशन पहले इतनी थी, लेकिन जब दोबारा मीजर कराएगा तो उसको 6.4 ही शो कर रहा था। तो इसमें कितने परसेंटेज एरर आई, तो 7.5 मीजर कर रहा था, लेकिन 6.4 आई, यानी कि 1.1 की एरर आई है। कितने पे, 7.5 इंटू 100, ये परसेंटेज के बेसिक्स पे आप कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज क्लियर होगा तब भी इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर लो। एक सार्थक अंक से था, वो मैंने बता दिया था कैसा था सार्थक अंक से, यानी कि पहले न्यूमेरिकल में डेंसिटी निकलवाया था घनत्व बार द्रव्यमान बटे आयतन से, और जो आंसर आया था ना डेंसिटी आई थी, उसे सार्थक अंक में लिखवा रहा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन बेसिक कैलकुलेशन में बोल सकते हैं हम, लीस्ट काउंट से था। लीस्ट काउंट आपको निकलवाई थी किसी एमीटर, एक एमीटर की निकलवाई थी। उससे बोलता है कि एक एमीटर पे 1 से 20 तक, सॉरी 0 से 2 एम्पियर तक वो रीडिंग मीजर कर सकता है, और उसमें 20 खाने हैं। तो इसकी उसने लीस्ट काउंट पूछी, तो इसकी लास्ट काउंट निकालने के लिए 2 एम्पियर तक मीजर कर सकते, 2/20 भाग हैं, तो 0.1 इसकी लीस्ट काउंट थी। ये लीस्ट काउंट से ईजी वाला ये सवाल था। बात करें, ये बेसिक कैलकुलेशन हो गई। अब स्पीड वेलोसिटी से बात करें। थ्योरेटिकल 1 से 2 क्वेश्चन था। थ्योरेटिकल में जैसे कि आप समय और उसका ग्राफ दिया था, समय और चाल का, यानी कि टाइम इधर ले लो, टाइम के साथ साथ चाल जो है आपकी घट रही थी, तो वो मंदन वाला केस लग रहा था बेसिकली वहाँ, कि उसमें रिटार्डेशन आ रहा था मंदन। अगर समय के साथ साथ चाल बढ़ती रहे तो वहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाता है, ठीक है।
और न्यूमेरिकल एक दो क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल्स में आप मैथ में भी ले लो या किसी में ले लो, एवरेज स्पीड से बोलेगा तब भी ये स्पीड वेलोसिटी वाले चैप्टर से आएगा। और इसके बेसिकली एक दो क्वेश्चंस और थे, मीटर किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर घंटे में बदलवाएगा। मैथ्स में भी आ जाता है वो, इसमें भी आ जाता है, वो आपकी इच्छा है कि आप किस में मान के चलो उसे। ठीक है, मास वेट एंड डेंसिटी से, मास वेट डेंसिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। एक तो यूनिट पूछी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या यूनिट होती है, बेसिकली उसकी 9 यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ये थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी दी हुई थी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी दी थी, और नन ऑफ दीज भी दी हुई होती, इनमें से कोई नहीं। तो उसका यही आंसर था। और एक दो क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल से थे, बेसिक्स क्वेश्चन थे, और एक आध थ्योरेटिकल से भी था। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं हीट एंड टेम्परेचर की। हीट एंड टेम्परेचर से 1 से 2 क्वेश्चन था। मैंने हीट एंड टेम्परेचर काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि जो न्यूमेरिकल फंसाने वाले न्यूमेरिकल थे ना, वो इसी चैप्टर में, हीट एंड टेम्परेचर में। लेकिन इसका इतना कोई वेटेज था ही नहीं, एग्जाम ने इसका इतना उसको दिया नहीं। इसमें सीधा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो दिखा था, और बाकी तो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था। वो क्वेश्चन था कि मतलब बर्फ़ का टेम्परेचर हम किससे मेजर कर सकते हैं। जमी हुई बर्फ़ थी, पता नहीं किसका कौन सी बर्फ़ थी, उसका टेम्परेचर हम कैसे मेजर कर सकते हैं। 4 ऑप्शन थे, थ्योरेटिकल था, प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो मैंने प्रयोगशाला वाला जो मैंने आंसर लगाया मुझे वो याद है, बाकी इसका मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, गलत भी हो सकता है मेरा, तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। बट हाँ, जो क्वेश्चंस बनने लायक थे वो इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस बनने लायक थे, जो एग्जामिनर ने पूछे नहीं। हो सकता है आगे वाली भी शिफ्ट में पूछ ले, तो आप थोड़ा इसका पढ़ लेना। वैसे मैं आपको लास्ट में बता दूंगा किस किस वेटेज को आप, किस किस पार्ट को आप कितना वेटेज दे सकते हो साइंस में, जिससे आप काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं लास्ट टाइम में। ठीक है, तो चलते हैं और आगे देखते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे मैं कहना चाहूँगा ना, सबसे इम्पोर्टेंट पूरे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो था वो था वर्क एनर्जी एंड पावर। भाई एग्जामिनर के मुंह पता नहीं क्या हुआ, एग्जामिनर को इससे दबा के क्वेश्चन पूछा है। 12 से 15 क्वेश्चन इससे थे, और मैं श्योरिटी के साथ कह सकूँगा 12 से 15 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। वर्क से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे। डब्ल्यू बराबर एफ एस वाले फॉर्मूले से थे, डब्ल्यू बराबर एम जी वाले फॉर्मूले से भी था एक क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, बल का फॉर्मूला पूछा था, वो सॉरी वर्क का, वर्क बल एफ एस फोर्स इंटू ये जो मैंने लिख रखा है ये भी था, इसका फॉर्मूला करके पूछा था। एंड इसमें थ्योरेटिकल में भी क्वेश्चंस थे। थ्योरेटिकल में ये क्वेश्चन था कि कार्य कब ऋणात्मक हो सकता है। तो कार्य कब ऋणात्मक हो सकता है, जब कार्य इधर हो रहा हो, काम इधर कर रहे हो, विस्थापन हमारी इस दिशा में, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। एफ एस कोस थीटा होता है फॉर्मूला, कोस 180 -1 हो जाएगा, तो ये कार्य ऋणात्मक में चला जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा। ये तो वर्क के क्वेश्चंस थे। अब एनर्जी से भी 2-3 क्वेश्चंस थे, एक आध न्यूमेरिकल थे और एक दो थ्योरेटिकल भी थे आपके। न्यूमेरिकल तो एज इट इज़ मुझे कोई याद नहीं आ रहा, बट हाँ थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन था सीधे इससे था। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें यह था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग किसके बराबर होता है, तो वो किसके बराबर होगा, आपकी मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के बराबर। एक ये क्वेश्चन था, और एक इसमें दूसरा क्वेश्चन सेम पूछा था कि मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है किस ऊर्जा के अंतर्गत आती है, तो इसको भी मैंने यांत्रिक ऊर्जा लगाया था। बाकी रासायनिक ऊर्जा ये भी ऑप्शन में था, बट मुझे यांत्रिक ऊर्जा ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा, तो मैंने इसलिए उस पर ये लगा दिया। तो एनर्जी से इस टाइप के क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ, 4 3 7 7 भी डालो तो 6 क्वेश्चन तो ये हो गए। और आपके ठीक है, 7 क्वेश्चन ये हो गए। एंड आफ्टर डैट इसके बाद क्या था, इसके बाद हाँ पावर पे चलते हैं। पावर कम से कम 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन पावर के थे, 5 से 6 क्वेश्चन भी मान के चल सकते हैं पावर के थे। मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले बताया P बराबर VI फॉर्मूला। भाई इसके पीछे पड़ गया एग्जाम, 3 क्वेश्चन सेम पूछे थे, बोला था इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं हो सकता। P बराबर VI दिया था, V को क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं ओम के नियम से, तो I²R। ठीक है, और इसमें फिर यहाँ पे I को क्या लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं V/R। V बराबर IR से यहाँ पे देख लेना, V बराबर IR, तो I को क्या लिख सकते हैं V/R। यहाँ I को V/R लिख देंगे तो V इंटू V/R, तो ये V²/R भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करके देख लेना, आप इजीली इसे ब्रैकेट में बंद कर लेना रफ शीट पर, इसमें जो भी क्वेश्चन आए सारे करते रहना, इसको स्पेशल फॉर्मूले में लिख के रख लेना, काम आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से 3 क्वेश्चन थे इस पर, दबादब 3 क्वेश्चन आए थे कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं, कौन सा नहीं है। और इसका वैसे भी आया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आया था कि कार्य करने की दर W/T, शक्ति बराबर क्या होता है, ये भी इसी का भी ये भी फॉर्मूला था, और एक दो न्यूमेरिकल भी थे।
तो यानी कि पावर से अच्छा खासा पावर का एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना जान, पूरी जान इसी में घुसी हुई थी। एक तो ये, और अब जो नेक्स्ट चैप्टर बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज था, बट हाँ वर्क एनर्जी एंड पावर से कम था। आगे बताता हूँ। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से भी 7 से 8 क्वेश्चन थे आपके। इसमें जो वेटेज था वो न्यूमेरिकल ज़्यादा थे यहाँ से, मतलब न्यूमेरिकल का वेटेज यहाँ पे भर रखा था। और इसका वेटेज जो मैं पहले आपको बताया था कि ट्रेड में भी 3 से 4 क्वेश्चन है साइंस के, तो इसी चैप्टर से ज़्यादा थे इलेक्ट्रिसिटी वाले से। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन ट्रेड में, 3 से 4 मान सकते हो इस चैप्टर से थे ट्रेड से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में किस टाइप के क्वेश्चन थे उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबसे एक जो मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो न्यूमेरिकल, वो ये था कि समांतर क्रम में 4 प्रतिरोध हैं, जोड़े गए हैं समांतर क्रम में, ठीक है। ये सारे समांतर क्रम में जोड़ दिए। इस टाइप के पहले उस क्वेश्चन को पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत हुई, लेकिन ये बोलता है कि समांतर क्रम के 4 प्रतिरोधों को, चारों को जोड़ा जाता है। इसको जोड़ दिया, फिर अगले सीरीज में ऐसे ही 4 जोड़ दिए, अगली सीरीज में ऐसे ही जोड़ दिए, अगली सीरीज में ऐसे ही जोड़ दिए, फिर इन सबको, इन चारों को, जो इन चारों से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 1 ओम। 1/4 1/4 1/4 1/4 से 1 ओम, 1/4 इससे भी 1 ओम आ जाएगा, इससे भी, अगले से भी 1 ओम, और लास्ट वाले से भी 1 ओम। फिर इन सबको 1 ओम को इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा था, तो इससे कितना रजिस्टेंस जो है निकल के आएगा पूरा परिपथ सर्किट में। तो बेसिकली 4 ओम इसका आंसर था। बाकी ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जिससे थोड़ा डीप पूछा गया था इसमें, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था, और बाकी ऐसे सर्किट बना के कुछ 2 सर्किट बना देता, तो 10 ओम का ये सर्किट है, ठीक है, 20 ओम का ये सर्किट है, और इसे 4 ओम से जोड़ दिया, तो इसमें वोल्टेज पूछ लेगा, वोल्टेज दे देगा, 10 वोल्ट का फ्लो कर दिया, 10 वोल्ट दे दे, इसमें वोल्टेज पूछ लेगा, रेजिस्टेंस पूछ लेगा, कोई से इस सर्किट में कितनी एम्पेयर फ्लो हो रही है ये पूछ लेगा। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन थे जो ये ईजिली हो गए थे सॉल्व। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, मतलब अच्छा वेटेज था इसमें। 7-8 क्वेश्चन मैंने बोला ना, ओवरऑल 7 से 8 क्वेश्चन थे इसमें। अब हम बात करते हैं लीवर एंड मैकेनिज्म के। लीवर एंड मैकेनिज्म का तो सही बताऊं तो मुझे एज इट इज़ कोई इसका क्वेश्चन इतना देखने को उसमें मिला ही नहीं जो मैं लीवर एंड मैकेनिज्म का इसे बोल सकूं। तो यानी कि लीवर एंड मैकेनिज्म के कितने 0 से 1 क्वेश्चन का वेटेज था, यानी कि हो सकता है एक आध क्वेश्चन हो कोई, बट मुझे लीवर एंड मैकेनिज्म को कोई क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं, ठीक है। तो ये तो थे। अब मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ जिसका मतलब ये मोस्ट है, जिसे आप कितने अकॉर्डिंग वेटेज दे सकते हैं, किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पुट अप करे गए थे, ठीक है। तो सबसे ये मैंने इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया कि आप चैप्टर को सबसे ज़्यादा, यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर मोस्ट, इसे मोस्ट मान लो। इसे तो आप सोते जागते भी रात को ये मान लो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वर्क एनर्जी वाला पावर यानी कि अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इन दोनों चैप्टर से 15 से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो हाँ 20 क्वेश्चन मान के चलेंगे चैप्टर से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन का वेटेज था। मास एंड डेंसिटी से 2 से 3, बेसिक कैलकुलेशन से 2 से 3, ये भी स्पीड वेलोसिटी 2 से 3, हीट एंड टेम्परेचर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था, 1 से 2 ही। लीवर मैकेनिज्म का भी 1 से 2, यानी कि वर्क एनर्जी पावर इलेक्ट्रिसिटी। एग्जामिनर ने हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन, हर तीसरा चौथा क्वेश्चन इसी का आ रहा था, या तो इलेक्ट्रिसिटी से या वर्क एनर्जी एंड पावर से। तो मैंने आपको सारा बता दिया है साइंस का भी। तो इस प्रकार से इनका वेटेज था, वर्क एनर्जी पावर का एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी का, मास वेट एंड डेंसिटी का, बेसिक कैलकुलेशन का, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको साइंस का भी और आपका किसा बोलते हैं बेसिक साइंस, और हाँ जो आप इंजीनियर ड्राइंग BSED में साइंस का तो एनालिसिस करा दिया। इंजीनियर ड्राइंग का अब किस चीज़ का बचा है, इंजीनियर ड्राइंग का एनवायरनमेंट का, इंजीनियर ड्राइंग हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, और आपका क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो आप इनका मैं एनालिसिस नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसका एनालिसिस मैं पहले ही ट्रेड ए के जो पार्ट का सॉल्यूशन कराया था उसमें ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो बार बार मैं इन सबको रिपीट करना नहीं चाहता। यदि आप इनका एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, और ट्रेड एक पार्ट ए का एनालिसिस मैंने पार्ट ए वाला एनालिसिस कराया, उसमें जाके देख सकते हैं। और हाँ, जिसको भी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो उसकी मैं लास्ट में वीडियो डाल दूँगा, उसे इसी वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा टेक्स्ट बुक का रिकॉर्ड करके, कि आपको कहाँ जाके वो रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो अब अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का बेसिकली 4 तारीख है आज, कल 5-6 एक दिन बचा है बीच में, आपको थोड़ी एंजाइटी फील हो रही होगी, तो आप एंजाइटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और लास्ट टाइम में आपके एग्ज़ाम पे किस तरह से रिलैक्स रह सकते हैं, और क्या क्या मतलब आपको काम करनी चाहिए जिससे एग्ज़ाम सेंटर में कोई दिक्कत आए तब भी अच्छे से क्लियर कर लें।
अच्छे से उसे ओवरटेक कर लें। तो इन सब के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कल लास्ट टाइम पे। और बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। सो थैंक यू। हेलो। तो भाई आप सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं मिल रहे हैं, तो ये हैं आपके सबसे पहले खोलना रीजनिंग टेस्ट सीरीज के लिए आरआरबी एएलपी मॉक टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मॉक टेस्ट खोला एंड आफ्टर डेट आपको मॉक टेस्ट PYP वाले सेक्शंस में जाना है। PYP वाले सेक्शंस में ये 76 आरआरबी 2024 PYQ इनमें जाना है। क्लिक करते ही इनमें आ जाएगा। थोड़ा खुल रहा है, नेटवर्क इशू हो सकते हैं, आई थिंक नेटवर्क इशू है। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 23 टेस्ट हैं। ये ग्रेड 3 के ये दूसरे ये रीजनिंग ये वाले रीजनिंग के हैं एंड ये वाले आपके मैथमेटिक्स के। तो मैंने मैथमेटिक्स के तो दिए थे, मैंने दिए थे रीजनिंग के। अब रीजनिंग में मैं आपको अपने टेस्ट दिखा देता हूँ मैंने कितने टेस्ट क्या दिए थे। तो ये रहे, एक केवल दिए थे, इसमें 0 नंबर थे क्योंकि मैंने बेसिकली वैसे ही सबमिट कर दिया था। आप रिजल्ट्स में देख सकते हैं, मैंने बाकी इसमें कुछ नहीं दिया था। फिर मैंने इसका ओनली एनालिसिस किया था मैंने। फिर इसके बाद 3 नंबर रीजन पार्ट 2 दूसरा टेस्ट जो था उसमें रीजन भी आप साफ देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ 3 कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 3 करेक्ट थे और इनकरेक्ट 0 और अटैम्प्ट 22। तो मैंने फिर इसका सोल्यूशन देख लिया। आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चंस भी कौन से वाले करे हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया था ये वाला पैटर्न किस तरीके से फॉलो करता है, एक ये देख लिया था मैंने। और एक ये 17 ये x से 84 बन रहा है, 11 से कौन सा बनेगा ऑप्शन से एलिमिनेट करके। और एक ये वाला कर लिया था मैंने, ये सेम भी है, वो भी सेम पैटर्न है। तो इस टाइप के आप 23 टेस्टों में से आपकी जितनी इच्छा हो उतने लगा लो, क्योंकि इन्हें 2-2 3-3 क्वेश्चंस करने में इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, ये मैंने तीसरा दिया था, फिर कुछ छोड़े, फिर उसके बाद 7वां दिया था। मतलब मैंने ऐसे करके 7-8 टेस्ट लगा दिए थे इसमें। ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार से लगा सकते हैं। तो यही था रीजनिंग वाले सेक्शन। आप देखते हैं, अब आपको डिटेल बता देता हूँ मैं रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है एंड क्या क्या आपको साइंस में पढ़ना है। सो चलते हैं उस पर। तो भाई आज की वीडियो में तो मैं इतने रखूँगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैंने रीजनिंग और साइंस का भी एक साथ बताया और फिर आपको रीजनिंग के मतलब वो भी बताया कि आप टेक्स्ट बुक से कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने रीजनिंग के मॉक को। एंड आपको मैं एक और वीडियो लाऊंगा लास्ट टाइम पे, कल को एक वीडियो लाऊंगा जिससे आपको, मुझे पता है एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ी एनजाइटी फील होती है कि भाई नहीं पढ़ा जाता। बिल्कुल सही, वो लास्ट टाइम पे आपको नहीं पढ़ा पाएगा। और मॉक टेस्ट देने से मतलब एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको बड़ा प्रेशर रहता है कि भाई कैसे अटैम्प्ट किया जाए, कैसा रहेगा। तो वो सब के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, जिससे आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट जब देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।